देखो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखेंगे, जरा ध्यान सुनिए बेटा। ओए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा काइनेमेटिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स में भी मोशन होता था, ठीक है, लेकिन मोशन किस वजह से हो रहा था, इस कॉज को हम लोग काइनेमेटिक्स में गौर नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिखते थे कि एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, विद एक्सेलरेशन दिस, व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट एवर वी आर आस्किंग, ठीक है ना। उसमें जो भी हम लोग पूछ रहे थे वो सब ठीक था, लेकिन हम लोग उसके कॉज की बात नहीं कर रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे। और मोशन से रिलेटेड 3 लॉज हैं, उनको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एनएलएम स्टार्ट कर रहे हैं। एनएलएम शॉर्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोशन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बस इतना सफिशिएंट था। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो किस कॉज की वजह से मूव कर रहा है, क्या रीज़न है उसके मूवमेंट के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक आता हूँ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स पे, और फिर बाद में बात करेंगे न्यूटन्स लॉज की। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट पे रखी हुई है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहेगी, ठीक है ना, उसको मूव कराने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ही रेस्ट पे थी, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, दूसरी कुछ चीज़ें इन द सेंस कैसा किया कि ये ऐसा, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने कई चीज़ें, मैं इस तरह से बना देता हूँ थोड़ा सा, ये कह सकते हैं, है ना। किसी एक बॉल को उन्होंने यहाँ से ऐसे रिलीज़ किया। तो जब यहाँ से ऐसे रिलीज़ करेंगे ना, तो बॉल क्या कर रही थी, ये ऐसे मूव करती गई और फिर यहाँ से ऐसे चढ़ गई अप टू सेम लेवल, यहाँ तक बॉल जो है चढ़ गई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, इसको और हल्का सा बेंड कर दिया। तो अब जो आपका फिगर बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, ऐसा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे जब बॉल आएगी तो क्या होगा, ये बॉल जो है यहाँ से चलती जा रही, और यहाँ पे अब आकर के वो रुक जाएगी, ठीक है। फिर ये प्रोसेस जब चल ही रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको एकदम पूरा फ्लैट कर दिया। तो अब ये जो यहाँ पे उन्होंने किया, वो क्या किया, ठीक है। तो जब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ देखी तो ये बॉल को जैसे ही यहाँ से छोड़ा, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस हुए कि सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी सर्टेन हाइट से छोड़ रहे थे और कोई उसको रोकने वाला फोर्स नहीं था, तो जितनी एनर्जी लेके वो जा रहा था उतनी ही एनर्जी तक वो दोबारा जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई रोक नहीं सकता उस फोर्स को, ठीक, ओके। दोबारा आपने देखा, वही सेम प्रोसेस किया। देखो, उसको डिस्टेंस से मतलब नहीं है कि हमें इतना ही डिस्टेंस चलना है जितना हम यहाँ से आए हैं, नहीं, उसको वो सेम हाइट अटेंड करनी है। अगर वो सेम हाइट अटेंड कर लेगा तो वो रुक जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस और आगे तक चला गया, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे किसी बॉल को छोड़ोगे तो वो मूव करती जाएगी, अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो 5 से मूव करता जाएगा, उसको जब तक कि कोई रोकने वाला फोर्स नहीं लग जाता है तब तक। आ रही बात समझ में। तो ये तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स थे। और इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह रही है, वो मूव ही नहीं कर रही। मैं उसे 5 दिन तक लगातार देख रहा हूँ लेकिन वो मूव नहीं कर रही है।
तो आगे बात समझ में। तो इन्हीं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए न्यूटन ने भी कुछ लॉज दिए और कई सारे एग्जांपल्स को भी तुमको वहाँ पे उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो किन किन प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेडिंग डालिए। First law of motion, this is also known as law of inertia. First law of motion. First law of motion. According to this law, any object will not change, any object will not change their state of rest or motion, their state of rest or motion, until and unless no external force applied on it. Until and unless no external force applied on it. ठीक है, लिख सकते हैं। इट मीन्स when any object is at rest, it will remain in the state of rest. When any object is at rest, it will remain in the state of rest until no external force act on it. Until no external force act on it. ठीक है, तो आगे ये लाइन भी लिखनी है। और when any object is moving with constant velocity, then it will continue if no external force act on it. This law is called law of inertia. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करती रहेगी। ठीक है ना, जब तक कि उसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं लग जाता है तब तक। ठीक, अब बात करते हैं इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इनर्शिया, हाँ, तो इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करती रहती है तो मूव करती रहती है। ठीक है ना, वो क्या करता है, अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने के लिए, तो वो उसका अपोज करेगा। एग्जांपल सुनना, जैसे आपको लगा कि रास्ते में यार ये बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि इसको हटा दें हम। ठीक है, तो कोई छोटा बच्चा गया और छोटे बच्चे ने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये पत्थर नहीं हिला, है ना। तो क्यों नहीं हिला, जरा ध्यान से सुनना। इसलिए नहीं हिला
कि सर इसके अंदर की वो प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होने वाले स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है ना, जरा ध्यान सुनिए, फिर से सुनिएगा। मतलब इसके स्टेट में रेस्ट पे था, ये आया उसको रेस्ट स्टेट को चेंज करने लगा, तो इसके अंदर की वो प्रॉपर्टी जो इसके स्टेट को चेंज कर रहा है उसका अपोज कर रहा है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। फिर से डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच वांट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया डेफिनेशन सभी को? ये वो प्रॉपर्टी है जो उस कॉज को अपोज करेगी जो इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, एक तो ये लाइन बोल सकते हैं, और एक ये भी चीज दूसरा इसके ऐसे बोल सकते हैं कि सर इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच ऑलवेज वांट्स टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये वो प्रॉपर्टी जो उस चीज को सपोर्ट कर रही है कि आप इसी स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में रहिए। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई दो तरीके से एक बात को मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं और कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर समझ पा रहे हैं तो हम लोग दो तरह की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। कैसे? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच ऑलवेज अपोजेस द कॉज which wants to change the state of rest or motion of the object। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन लिख लो, इनर्शिया में लिखिए। इनर्शिया में हेडिंग लिखिए, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, it is the inherent property of any object it is the inherent property of any object which always opposes the cause which always opposes the cause which always opposes the cause which wants to change the state of rest or motion of the object, which always wants to change the state of rest or motion of the object। क्लियर है? क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, और करके भी लिख लेते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, any body is in the state of rest or motion until no sufficient force applied on it to change the state। ठीक है, क्लियर है? दोनों बातें एक ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला जो लिखेगा उसी को माना जाएगा, दूसरा भी सही हो। ठीक है, ओके। अब जब ये बात आ गई कि सर कहोगे इनर्शिया कि मेरी बॉडी का कितना, जैसे मेरी बॉडी में ज़्यादा है या इनकी बॉडी में ज़्यादा है, ये कैसे पता करेंगे? तो इनर्शिया मेजर्स बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर मास मोर इनर्शिया। ठीक है ना, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो अब देखो दूसरी बात लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में नेक्स्ट। इनर्शिया इज मेजर्ड बाय, वैसे हम लोग सॉरी ये मत लिखना क्योंकि इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सीधे ये आप लाइन लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, मोर मास मोर इनर्शिया। हाँ, मोर मास मोर इनर्शिया।
ठीक है ना, जितना ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। एग्जाम्पल, जैसे बड़े पत्थर को हिलाना हमें बस की बात नहीं है, जबकि छोटा पत्थर है तो उसको मान लो हिला दिया तो चला भी गया। तो यानी छोटा पत्थर को अगर हमने 5-10 न्यूटन फोर्स लगाया वो हिल गया, वो चला गया, लेकिन सेम अगर 5-10 न्यूटन में बड़े पत्थर में लगा रहा हूँ वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसकी अपोज करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, और छोटे वाले की उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अगर आपको बड़े ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे मूविंग के केस की बात करें, जैसे देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं कि अच्छा उसको मारना है, खाई में था तो एक पत्थर ढकेल दिया, अब वो बैठे हैं बेचारे और क्या करोगे, पत्थर ढकेल दिया, ऊपर से पत्थर आ रहा है, देखा है ना कभी ऐसे मूवीज में, है ना। तो अब क्या होता है, वो भारी पत्थर आ रहा होता है, जैसे इस तरह से, जैसे मान लो इस तरह से है और ये लो बड़ा सा पत्थर ऐसे चला आ रहा है, ये बेचारे बैठे हैं दोनों लोग, है ना। अब कहोगे दोनों लोग क्या बैठे हैं, बैठे हैं अपना, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जब ऊपर से जेलसी बस पत्थर फेंका गया कि अच्छा तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं, तो बस तो इसको दिया गया। तो अब क्या हुआ कि अब अगर इसको कोई रोकना चाहे तो एक आध आदमी आकर के नहीं रोक सकता इसको। क्यों? क्योंकि इतना तेजी से आ रहा है, इसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि जो आएगा ना उसको भी ले जाएगा। नहीं तो बचने का एक ही तरीका है, उनको बोल दो कि भैया हट जाओ, नहीं मौत तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हैवी, अच्छा बस शांत हो जाओ। तो क्या हुआ कि ये जो पत्थर है अब इसके पास इनर्शिया ज़्यादा था तो मोशन में है। अब आप क्या चाहते हो, उसको रोकना, ठीक है ना। तो बेटा अगर रोकना है तो आपको उतना ही सफिशिएंट फोर्स देना पड़ेगा जितना इसके पास इनर्शिया ऑफ मतलब मोशन है ना। तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मास इसका ज़्यादा है। अगर इसी जगह छोटा सा पत्थर होता, भले ही बड़े साइज का है लेकिन लाइट वेट का है, तो चल जाता, कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। तो अब आप समझ रहे हो कि इनर्शिया चीज़ें समझ में आ गई, मास में डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मेजर्ड किया जाए तो वैसे होगा नहीं, बट यूनिट हम लोग इसकी क्योंकि मास से रिलेटेड है तो केजी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें लिख लो। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। यूनिट में हम लोग केजी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है बस। तो यूनिट में अब अगर आप केजी लिख लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी डायमेंशनलेस और स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनलेस और स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इनर्शिया के टाइप्स की। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के इनर्शिया के टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे आज अभी यहाँ पे? इनर्शिया की, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशन में जब जाएंगे, ओए लड़के, इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तीनों के एग्जांपल मैं देता हूं, आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, घर में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कहानी लिखने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए। समझाऊंगा, आपको होमवर्क ये दिया जाएगा आज की डेट में कि आपको इनके एग्जांपल्स लिखने हैं। सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, हम लोग ये इनर्शिया को अगर क्लासीफाई करें तो 3 टाइप के होंगे, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ट्रेन अचानक से चली, तो जब ट्रेन अचानक से झटका दिया हम लोग पीछे हो जाते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसे ट्रेन चली तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, पीछे की तरफ जर्क लगता है, ऐसा इसलिए लगता है कि भाई हमारी पूरी बॉडी अभी रेस्ट पे है, पैर से लेकर के सर तक बैठे हुए हम लोग। अब होता क्या है, जब ट्रेन चल दी तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो आगे बढ़ने लगा
और पीछे वाला पार्ट कहाँ, वो आगे वाला पार्ट कहाँ रहा, अभी वो तो पीछे ही रहा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसा फील करते हैं, जैसे ऐसे हैं तो पीछे वाला पार्ट अगर चलेगा तो हम ऐसे रहते हैं, क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट तो आगे बढ़ गया लेकिन अपर पार्ट अभी भी पीछे है, तो इसलिए बैकवर्ड जर्क हम लोग फील करते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मान लो कैसे ट्रेन चल रही होती है, बस कार चल रही होती है, आपने अचानक से ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ आ जाते हो। क्यों आ जाते हो, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगा लोअर पार्ट तो रेस्ट पे आ गया लेकिन अपर पार्ट की टेंडेंसी क्या है, अभी भी आगे की तरफ है। जब आगे की तरफ है तो आगे मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में उसको रुकने में टाइम लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल है जैसे ट्रेन के जो वेंडर्स होते हैं, मतलब वेंडर्स होते हैं ना जो समोसे वगैरह बेचते हैं। अब देखो हम लोग चलती ट्रेन में चढ़ने में डरेंगे या चलती ट्रेन में उतरने में डरेंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो चलती ट्रेन में भी क्या होता है, अब जैसे मान लो हम लोगों के पास ट्रेन चलने लगी, खुश हुए कि अरे बढ़िया है, थोड़ा सा और टाइम रिलेस्ट कर ले तो 10 रुपया कहाँ लेके जाएगा, चल तुम्हें मेरे साथ चल, है ना। लेकिन वो जल्दी जल्दी ले करके चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। और हमको तो ये डर लगता है कि जैसे कभी उतरना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि जब तक रुक नहीं जाती तब तक नहीं उतरते। क्यों, पीछे वाला कहता है अरे भैया उतरो, तुम ही चले जाओ, हमें नहीं जाना अभी, है ना। क्योंकि जब तक रुक नहीं जाएगी, पता लगा अगर गए तो दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत हो रही वो ध्यान से सुनना बेटा। ओए अब जैसे मान लो सपोज ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन की विंडो है और मैं क्या करता हूँ, मैं जा करके ऐसे ट्रेन चल रही थी तो अभी मेरी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन पे है। जैसे ही मैंने अपना एक पैर जमीन पे रखा तो मेरा जो वो पार्ट था तुरंत क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, क्योंकि जमीन तो रेस्ट पे है। तो जैसे ही वो रेस्ट पे आया लेकिन अपर पार्ट मेरा क्या है, अभी भी मोशन में है, तो मैं जानते हो कैसे गिरूंगा, ये जैसे ही मेरे जमीन पे रखा धड़ाक से मैं ऐसे गिर जाऊंगा। क्यों गिरूंगा, क्योंकि अपर पार्ट अभी भी कैसा है, मोशन में है, ट्रेन में चुरा हुआ था, ठीक है ना। और मैंने पैर को जैसे जमीन में रखा तो वो तो रेस्ट पे आया, लेकिन अपर वाला मूव कर रहा है, अब ये वाला बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे होगा, गिर जाओगे। नई बात समझ में आई, क्लियर है ना भाई। ऐसे मैंने रखा, ये वाला पार्ट मूव हो नहीं रहा, अब अपर पार्ट अभी भी मूव कर रहा है, धड़ाक से गिर गए, ठीक है। तो जैसे ही गिरे वैसे ही ऊपर, ठीक है ना। गिरने के बाद नीचे नहीं जा रहा आदमी, गिरने के बाद तुरंत ऊपर, क्योंकि तुरंत बगल में आ गए ट्रेन के। तो ये चीज पॉसिबल हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए अब वेंडर्स क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, कभी भी वेंडर्स सामने या फिर पीछे की तरफ नहीं उतरते, हमेशा उनको उतरना होता है तो पकड़े रहते हैं। और उतरने के बाद वो डायरेक्टली केवल एक बार में नीचे नहीं आते, वो कैसे करते हैं, उसको पकड़े हुए हैं और साथ में दौड़ रहे हैं ट्रेन के साथ साथ, ठीक है ना। और जैसे ही स्पीड थोड़ा उनको लगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्रेन को छोड़ दिया और फिर भी थोड़ी देर तक दौड़ते रहे। तो क्या हुआ, जो इनर्शिया ऑफ मोशन था उसको धीरे 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 किस में लेकर के आए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे लेके आए। अगर आप सडन चेंज करोगे डेफिनेटली आप चोट खा जाओगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सडन चेंज करने में कुछ पार्ट में तो रेस्ट में आ जाता है, कुछ पार्ट मोशन में रहता है, तो उसमें गिरने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी को जो इनर्शिया होता है वो बैलेंस करते हैं और पूरी बॉडी का जो मोशन है, पहले मोशन से मोशन में धीरे 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 जो है फिर रेस्ट में आते हैं। आपने देखा वेंडर ने क्या किया, आगे की तरफ। अगर कभी बाई चांस हमको चलती ट्रेन में या चलती बस में उतरना भी पड़े तो हमेशा क्या करना पड़ेगा हमको, आगे की तरफ। जैसे मान लो ट्रेन इधर चल रही है तो उधरी तरफ हमको उतरना है और थोड़ी दूर तक उसी बस के साथ दौड़ना है। तो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन पूरी बॉडी का मेंटेन रहेगा और वो धीरे 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 कम होते होते रेस्ट पे आएगा। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ये तो हुआ चलती ट्रेन से उस चीज का नतीजा। अब चलती ट्रेन में चढ़ने की वजह से देखो क्या होता है, जैसे वो लोग चलती ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं, हम लोग नहीं चढ़ पाते, हम लोग कहने लगे छूट गई ट्रेन, लेकिन वो लोग क्या करता है, चढ़ जाते हैं। कैसे, अब जरा ध्यान से सुनना। हम क्या करना चाहते हैं, मान लो थोड़ी स्पीड से चल रही थी, हम आए और हम केवल एक पैर को रखते हैं। तो जैसे ही हमने एक पैर को रखा, क्या हुआ, पैर तो मोशन में हो गया लेकिन अभी मेरी पूरी बॉडी रेस्ट पे है। तो भी वही केस बना, कैसे, अब ये वाले पार्ट तो अभी रेस्ट पे था लेकिन ये आगे बढ़ने लगा। बोलो भाई, जैसे मान लो ये पूरी ऑब्जेक्ट है, बॉडी थी, तो ये तो रेस्ट में था लेकिन ये पैर वाला पार्ट आगे बढ़ने लगा, फिर भी ऐसे गिरा दिया। बात समझ में आई नहीं आई। तो अब अगर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेन के साथ साथ दौड़ना है हमको भी। तो उससे क्या होगा, हम भी मोशन में, ट्रेन भी मोशन में, और जैसे ही हुआ दौड़ते दौड़ते तुरंत जंप कर गए उसमें, तुरंत जंप कर गए उसमें, तो पूरी बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी और फिर चलते रहेंगे।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तो एग्जांपल्स हुए किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, कार में बैठे हो, कोई चला रहा है, अचानक से उसने टर्न लिया और आप उसी तरफ खिड़की की तरफ झूलते चले जा रहे हो, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कार हम लोग चला रहे हैं और पीछे लोग भी बैठे हैं, हमने क्या किया, हमारी टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की है, इधर जाने की है, और आपने क्या किया, अचानक से टर्न ले लिया। तो अब हमारा जो मतलब लोअर पार्ट, मैंने क्या बोला, लोअर पार्ट तो जैसा आप चेंजेस करो वो हो रहा है, अपर पार्ट की टेंडेंसी अभी भी इधर ही जाने की है। तो वो कैसे होंगे, वो ऐसे ही की तरफ, इधर उधर की विंडो की तरफ होते रहते हैं, क्योंकि अभी उनका अपर पार्ट तो वही सोच रहा है ना कि नहीं हमें सीधे ही चलना है। तो इसलिए यहाँ पे ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फलों का टूटना भी इनर्शिया से रिलेटेड है। जैसे मान लो क्या होता है, बेर लगे हुए हैं, अब हमें बेर तोड़ना है, तो क्या करेंगे, बेर को हम लोगों ने पूरे पेड़ को, अभी पूरा पेड़ जो है और बेर जो है वो सब रेस्ट पे थे, हम क्या करने गए, हम वहां पे करने गए, पेड़ को खूब हमने हिलाया। तो हिलाते समय ही हुआ क्या, कि कुछ बेर टूट गए। क्यों टूट गए, जरा ध्यान से सुनना बच्चे, टूटने का फिनोमिना देखना, वहां पे भी इनर्शिया कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है ना, ये आपका पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारी बेर लगे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब होता क्या है, जरा ध्यान सुनने दीजिए, अभी रेस्ट पे थे, जब आपने हिलाया तो जब ये भी हिलेंगे, ठीक है ना। अब जब ये हिलेंगे, अगर ये ज्यादा पक चुके हैं तो क्या होगा इनका, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से आप मोशन में आ रहे हैं, तो ये रेस्ट में थे, अब पेड़ तो हिल रहा था लेकिन ये तो ऑलरेडी रेस्ट में थे ना, बोलो बच्चे। जैसे मान लो यहाँ पे ये फल है और ये यहाँ पे इससे लगा हुआ है, अब पेड़ हिलाने से ये डाली हिलेगी, ये जो उसकी जुड़ा हुआ है वो हिलेगा, तो अब ये जब आगे ऊपर नीचे जाएगा तो ये यहाँ से जहाँ से ज्वाइंट है हटने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, बोलो भाई। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे बेर है, ठीक है, और यहाँ से ये डाली से ज्वाइंट है, अब अगर आप पेड़ हिलाओगे तो सबसे पहले कौन हिलेगा, ये डाली हिलेगी, तो ये इधर उधर जाना चाह रही है, तो अगर ये इधर उधर जाना चाह रही है तो ज्वाइंट से हटना चाहेगी ना, और जैसे ही हटेगी तो धड़ाक से नीचे। तो ये तो एक तो पहले यहाँ से टूट सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या हुआ कि अभी नहीं टूटा, ठीक है ना, तो अभी नहीं टूटा, तो ये भी मोशन करना शुरू कर दिया, लेकिन अब आपने पेड़ हिलाना बंद कर दिया, तो क्या होता है, बंद करने से ये डाली रुक गई, लेकिन ये अभी भी मोशन में, और जब रहता है तो ये अपने आप को खींचता है, और जब खींचेगा तो टूट जाएगा। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी इनर्शिया से ही रिलेटेड है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको इनर्शिया से रिलेटेड हैं, आप उसके काम कर सकते हैं। आपको करीब 1-1.5 पेज, हाँ इतना पेज छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना, इतना पेज आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो एग्जांपल्स आ जाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इतना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मोटिवेट करने के बाद भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा तो क्या करें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब अगर देखो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही होता है तो स्पेलिंग सही निकलती है, प्रोनाउंसिएशन ही गलत है तो स्पेलिंग कहाँ सही होगी। पहले मैं इक्विलिब्रियम बोलता था तो गलत स्पेलिंग आती थी, अब इक्विलिब्रियम बोलता हूँ तो देखो सही आ रही है ना। चलो ये हुआ जैसे। अब इसमें क्या करना है, ध्यान सुना बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब पता है क्या है, मतलब कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें लगने वाले नेट फोर्सेस 0 होंगे, नेट फोर्सेस का समेशन 0 होगा। एग्जांपल दे रहे, ध्यान सुना कैसे बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैं अगर कुछ फोर्स लगाता हूं, दिस इज F1 इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज F2 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और यहां पे कुछ फोर्सेस लगा देता हूं, ये है F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज F4 इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है
तो इसका मतलब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होंगे, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब वेक्टर है ना, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, इफ एनी बॉडी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं in equilibrium position, any body is in equilibrium, then net forces act on the object will be 0। क्लियर है। अब कैसे 0 होगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे फॉलो होगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें फॉलो होंगी। एग्जाम्पल सुनना कैसे है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो होगा क्या, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा एफ एक्स इसके लिए 0 होने वाला है। मतलब ये कंफर्म है कि सर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसको प्लस कंसीडर करेंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस कंसीडर करेंगे, जो कि किसके बराबर होने वाला है, 0 के। यानी F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात, क्लियर है ना। सिमिलरली अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका y कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी F3 नीचे जा रहा है, F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी माइनस F3 प्लस F4, क्योंकि F4 ऊपर है F3 नीचे है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमको मिलने वाले हैं। तो बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि ये, जरा ध्यान सुनना बेटा। जैसे ये है, ठीक है, है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, रस्सी में टाइट जब होती है तो इसका मतलब फोर्स लगता है। अभी हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर ढीली रस्सी रखी है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर रस्सी टाइट है तो उसमें फोर्स लगा है, उसको हम नाम देते हैं टेंशन। क्या नाम देते हैं, ठीक, ये कंफर्म है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे काम क्या करने वाले हैं, लड़के ध्यान सुनिएगा। हम लोग यहाँ पे काम क्या करने वाले हैं, ये देखो 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक। अब क्या होगा कि, और यहाँ पे मान लेते हैं इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, और ये P पॉइंट, ये बॉल जो है, ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक है तो P पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। और ये यहाँ पे एक टेंशन आ गया T3। बोलो आ गया नहीं आ गया, बोलो बच्चे क्लियर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रहे हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है और रस्सी के इस उससे बना हुआ है। एक रस्सी इधर है जो कि 30 डिग्री यहाँ से एंगल बना रही है, एक रस्सी यहाँ पे है जो 60 डिग्री एंगल बना रही है, और रस्सी टाइट है, इसका मतलब इनमें टेंशन होगा। तो अलग अलग नाम दे दिया T1 और T2, ठीक है ना। और ये P पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो P पॉइंट से ये जो ट्रेन जा रहा है ये भी एक इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से एक रस्सी का नाम दे दिया T3। तो अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3 इफ दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 इफ दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है, क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिख लो जरा सा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम इन गिवन फिगर। अब हम लोग देखेंगे अगर पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है तो कैसे काम होने वाला है। तो इफ P पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो P पॉइंट को हम लोग जरा से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है बेटा, तो T3 नीचे लग रहा था, ये T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा था, है ना, ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लाइन खींच देते हैं, अपना वो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट, ये ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना बच्चे,
ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री होगा, बोलो बच्चे। ये यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट 60 होगा। इसमें किसी कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा, डाउट नहीं है ना? ओके। तो अगर डाउट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका जो कंपोनेंट है वो इधर जा रहा है और इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना जाएगा? ये जाएगा T1 cos 30 और सिमिलरली इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो हो जाएगा T2 cos 60। नहीं आया? वेरी गुड। और जो इनके कंपोनेंट्स, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा वो हो जाएगा T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। बोलो अब हमें x एक्सिस और y एक्सिस में लगने वाले फोर्सेस मिल गए। इफ पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम गिवन ही है तो पॉइंट P अगर इक्विलिब्रियम में है बेटा तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि सर ये चीज लगने वाली है, ये लगेगा और यहाँ से ये लगने वाला है, ठीक है। तो अगर ये चीज लगने वाली है तो सर राइट साइड वाले फोर्स माइनस लेफ्ट साइड वाले फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी T2 cos 60 माइनस T1 cos 30 इज इक्वल टू 0, मतलब T2 cos 60 इज इक्वल टू T1 cos 30। यहाँ से कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल T2 रूट cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू T1 रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, T2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? ओके। अब जब यहाँ पे आएंगे तो सर ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे, यानी T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 माइनस T3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T1 sin 30 बोले तो 1/2 प्लस T2 रूट 3/2 इज इक्वल टू T3, ठीक है। तो यहाँ से 2 को मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, T2 की वैल्यू को पुट कर दूँ डायरेक्ट, T2 की वैल्यू रूट 3/2 पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T1/2 प्लस 3 टाइम्स T1/2 इज इक्वल टू T3। बोलो बच्चे इतनी बात क्लियर है? अब मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2T1 इज इक्वल टू T3 आएगा। बोलो बच्चे, यहाँ से आया नहीं आया भाई? 4T1/2 आ जाएगा, तो 4T1/2 डिवाइड बाई 2 तो 2T1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे सर पॉइंट P इक्विलिब्रियम में तो ले लिया, ये ब्लॉक भी तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो अगर इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो सर ब्लॉक में एक फोर्स लग रहा था T3 ऊपर और mg तो नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो लगना ही लगना है। बोलो बेटा। तो अब ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? तो ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो फॉर ब्लॉक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होने वाला है? सिग्मा Fy बचा, क्योंकि Fx तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना बेटा। तो T3 माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो T3 की वैल्यू कितनी आ रही? m की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 बोले तो T3 की वैल्यू 100 न्यूटन। तो बोलो भाई T3 तो आ गया हमारे पास, T3 आ गया ना। तो जब T3 आ गया तो अब पुट द वैल्यू ऑफ T3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ T3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जैसे ही रखोगे 2T1 इज इक्वल टू 100 तो T1 की वैल्यू, बोलो बच्चे, 50। आया नहीं आया? अब इस T1 की वैल्यू को T2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 50। तो T2 की वैल्यू 50 रूट 3 न्यूटन। बोलो आया नहीं आया? सारे हमको फोर्सेस मिल गए, T1 T2 T3 मिल गए। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।